बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप सबको मुबारक हो कि कानून और आइन की बालादस्ती की जंग में एक जुज़वी या छोटी सी फ़तह हासिल हुई है, लेकिन इसमें मुबारक की असल बात यह है कि ये एक बड़ी फ़तह की तमहीद है और वकला ने जो छोटी सी कामयाबी हासिल की है, दरअसल वो पहला कदम है जो वकला ने उठाया है और पूरे पाकिस्तान के वकला ने इत्तेहाद का जो मुज़ाहरा किया है वो अपनी जगह एक बहुत बड़ी ख़बर है। हालांकि आपके इल्म में है कि 2 साल से इमरान खान की मां पर वो अल्ताफ़ हुसैन का जो बरखुरदार है फ़रोग़ नसीम, वो वकला को ख़रीदने के लिए ब्रीफ केस लेकर हर जगह जाता रहा है और वकला को तकसीम करने के लिए हुकूमत ने पूरा ज़ोर लगाया है। और बाज़ दूसरे मकामात से भी, जिनकी वजाहत करना ज़रूरी नहीं, आप समझते हैं, वकला रहनुमाओं को टेलीफोन पर धमकियाँ भी मिलती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पहली मरतबा वकला ने इन धमकियों को भी ठुकरा दिया है और पैसों की पेशकश को भी ठुकरा दिया है और पहली मरतबा इतना बड़ा इत्तेहाद कायम किया है जो अमलन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदलिया की बहाली के लिए भी कायम नहीं हुआ था। उस वक्त एक बड़ी तहरीक चली थी जो पूरे मुल्क में चली थी, लेकिन वकला की तकसीम उस वक्त भी वाज़ेह थी और जिसमें आपने देखा होगा कि मुशर्रफ के हामी वकला के मुंह भी काले किए गए। इसका मतलब है कि तकसीम उस वक्त मौजूद थी। इस वक्त ये तकसीम नज़र नहीं आती, जिसकी वजह दो ही हो सकती हैं। एक तो ये है कि वकला कम व बेश तमाम के तमाम एक साथ मुत्तहद हो गए हैं, या फिर ये है कि जो आइन और कानून के मुखालिफ वकला है वो इतने कम हौसला हो गए हैं कि उनको सामने आने की ज़रूरत नहीं हो रही। और इस फ़तह का जो क्रेडिट है वो सिर्फ वकला को जाता है, क्योंकि सियासी जमातों ने तो मायूस कुन किरदार अदा किया है। JUI के सिवा तमाम सियासी जमातें दुबकी हुई हैं। हालांकि जमहूरी जद्दोजहद जो है वो सिर्फ वकला के बल पर नहीं जीती जा सकती, उसमें सियासी जमातों को भी किरदार अदा करना पड़ता है। तो इस पर मैं बात करूंगा सियासी जमातों के मसले पर, लेकिन इससे पहले वकला के हवाले से मैं ये कह दूं कि एक तो जैसा कि मैंने बयान किया कि तमाम वकला तंजीमें और बार्स मुत्तहद हो गई हैं और मुत्तहद होकर उन्होंने कल पाकिस्तान में अदालतों का बाइकाट किया और एक तवील अरसे के बाद पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट का भी बाइकाट किया और वहाँ के जजों को जो उसके अंदर बैठे थे उन्हें महसूर होकर सख्त सिक्योरिटी में अपना काम करना पड़ा। और वकला कन्वेंशन हुआ जो हर लिहाज से बहुत बड़ा था और तारीखी था। इसमें जो तकरीरें हुई वो भी बड़ी सख्त थी। ख़ास तौर पर प्लाट लेने वाले जजों को तनकीद का निशाना बनाया गया, चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया और नाम ले लेकर जजों के बारे में तकरीरें की गई जो उनके कारनामे रहे हैं या जो उनके बारे में मनफी रिपोर्टें सामने आती हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर वो चल रही हैं। और जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को और जजों को रगीदा गया इस कन्वेंशन में, और इसके अलावा वकला रहनुमाओं ने जो इंटरव्यूज़ दिए मुख्तलिफ व्लॉगर्स को या मीडिया के दूसरे हलकों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं आ सकते, वो इस तरह के हैं कि आपने सुन लिए होंगे, लेकिन उनको यहाँ नकल करना, यहाँ उनकी कोट करना मुनासिब नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह अदलिया का, आला अदलिया का इदारा जो मुतनाज़ा बन गया है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इससे पहले मुझे याद है कि 1.5-2 साल पहले या शायद इससे भी पहले की बात है, किसी अंग्रेज़ी तजिया नगार ने अपने हफ्त रोज़े में ये लिखा था कि वो वक्त आ रहा है कि जब अदलिया का इदारा भी मुतनाज़ हो जाएगा और पाकिस्तान के इदारों को ख़त्म करने के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। ये उसका मफ़हूम था। पूरे आर्टिकल के अल्फाज और तरह के थे। तो अब वो बात मुझे लगता है कि जैसे वो पूरी हो रही है, तो अदलिया का इदारा भी मुतनाज़ा हो गया है पाकिस्तान में। इससे पहले अदलिया का इदारा इस तरह मुतनाज़ नहीं हुआ था। और ख़ास तौर पर जब से प्लाटों की तकसीम का जो लतीफ़ा सामने आया है, और लतीफ़ा इसलिए कि कुरानंदाज़ी से प्लाट निकले चंद ही लोगों के और बार बार उन्हीं के निकले, किसी और का प्लाट नहीं निकला। तो ये जो सारी कहानी है ये खुलकर सामने आ गई है, किस तरह हुकूमत जो है या हुकूमत के पीछे जो बैठी हुई असल हुकूमत है वो किस तरह एक पॉकेट और ताबेदार, ताबे फरमान, इशारों पर चलने वाली अदलिया बनाने के लिए सरगर्म है। और जस्टिस फाइज़ ईसा का खौफ उन पर इतना ज़्यादा तारी है कि वो जिस तरह उन्होंने आंखें बंद करके एक मोटरसाइकिलिस्ट को बहुत ज़्यादा कैफियत में आकर मोटरसाइकिल चलाता है और हादसे का शिकार हो जाता है, तो इस तरह इन्होंने भी आंखें बंद करके ये तय कर लिया है कि जस्टिस फाइज़ ईसा को
सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहने देना, और इसके लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही है, बल्कि कहना चाहिए कि टोपी से लेकर एड़ी तक का जोर लगाया जा रहा है, चाहे इस कोशिश में मुल्क तबाह हो जाए, अनारकी फैल जाए या जो भी हो। तो ये अदलिया का बुरहान है। इसमें पॉजिटिव मस्बत बात ये है कि वकला मुत्तहद हो गए हैं और उनके अंदर जो जोश है और जो जज्बा है और जिस तरह के वो चैलेंजिंग मूड में है, उससे पता चलता है कि ये तहरीक अब टलेगी नहीं और ये तहरीक अपने मंतकी फतहमंद अंजाम की तरफ बढ़ेगी। अगर इसमें सियासी जमातें साथ दे दें तो ये तहरीक जल्दी कामयाब हो जाएगी, और हमें लगता है कि सियासी जमातें इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर रही, और ख़ास तौर पर इसमें पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत अफसोसनाक है। दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ का किरदार बहुत अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को किसी किरदार अदा करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की वोट बैंक के एतबार से सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये बतौर बड़ी पार्टी तो क्या किसी दरमियानी पार्टी के तौर पर भी इसका वजूद नज़र नहीं आ रहा, और ये सब शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है, जो अपने किसी पुरस्कार और नाकाबिल फ़हम एजेंडे के तहत मुस्लिम लीग को कमज़ोर कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का हवाल तो मौलाना फजल रहमान ने कल बता दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्हें मौलाना साहब को ये कहना चाहिए कि बिलावल जो है वो नया सिलेक्टेड है, और बिलावल की ये जो कैंपेन, जो एडवेंचर जिस पर वो चल निकला है, और उसका अंजाम तो अभी से नज़र आ रहा है। जनूबी पंजाब में उसका दौरा किस तरह नाकाम हुआ। कल एक कौमी अखबार में, सबसे बड़े अखबार के सियासी डायरियों वाले पेज पर एक मजमून छपा है, मुल्तान का हवाल। तो उसमें बताया गया है कि पूरी कोशिश के बावजूद मुल्तान शहर में बिलावल के इस्तकबाल और जलसे में हाज़िरी जो थी चंद सौ से ज़्यादा नहीं हो सकी, और बिलावल के काफ़िले में जितनी प्रोटोकॉल गाड़ियाँ थी, हाज़रीन की तादाद उससे कम थी। इसी अखबार ने ये भी लिखा है कि इनकी बहुत कोशिश थी और बड़ी इनको तवक्को थी कि कुछ अहम बाअसर शख्सियात, और बाअसर शख्सियात से मुराद ये नहीं होता कि जो कौमी असम्बली का उम्मीदवार बनने के अहल हो, बल्कि उसके बाद जो निचली सतह आती है, दूसरे नंबर पर तीसरी सफ़, दूसरी सफ़, तीसरी सफ़ में भी अहम लोग होते हैं। कोई शहर की सतह पर अहम होता है, कोई मोहल्ले या कॉलोनी की सतह पर अहम होता है। तो अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की भी कोई इत्तला नहीं आई। इसका मतलब यह है कि बलाई हलकों से जो फ़ोन किए जा रहे हैं कि खैरियत चाहते हो तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाओ, वो टेलीफोन भी लोग ख़ातर में नहीं ला रहे, और ये धमकियाँ अब बेअसर हो गई हैं। या उसकी वजह मुख्तसरन ये है कि सियासी तजर्बा रखने वाले जो लोग हैं, चाहे वो जनूबी पंजाब में हो, चाहे वो शुमाली पंजाब में हो, वो किसी पार्टी में तभी शामिल होते हैं जब हवा का रुख उसकी तरफ हो। और हवा के रुख दो होते हैं, एक वो हवा का रुख जो काफ लीग बनाती है, जिसके नतीजे में काफ लीग बना करती है, और दूसरी हवा का वो रुख जिसमें अवाम का रुझान किसी तरफ नज़र आए। तो अवाम का रुझान पीपल्स पार्टी के लिए नज़र नहीं आ रहा, ना शुमाली पंजाब में, ना मगरबी पंजाब में, ना जनूबी पंजाब में। जनूबी पंजाब के बारे में इनको बलाई हलकों की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि कुछ करके दिखाओ और हम तुम्हें वो ये कर देंगे जो लारा लगाया गया उनको, और जिसकी तरफ मौलाना फजल रहमान ने इशारा किया कि जो पेशकश बिलावल को आई और बिलावल ने कबूल कर ली, वो हमें भी आई थी लेकिन हमने मुस्तरद कर दी, हमने कबूल नहीं की। वो यही पेशकश थी, लेकिन उस पेशकश की बुनियादी शर्त थी कि कुछ करके दिखाओ जनूबी पंजाब में, वो अपनी जड़ें कम से कम इतनी तो बनाओ कि उनकी बुनियाद पर हम आपको इतने वोट धांधली से दिलवा सकें, वो कारीगरी दिखा सकें, इलेक्ट्रॉनिक धांधली की मशीन आप पर चला सकें। लेकिन वो चीज़ वहाँ नज़र नहीं आई। जनूबी पंजाब से नाकाम और नामुराद होकर बिलावल साहब वापस जा रहे हैं, चले गए, और अब समझ में नहीं आता कि जो बालाई हलकों का जो प्रोग्राम है, जो प्लान है अगले इलेक्शन के लिए, वो आगे किस तरह बढ़ेगा। क्या उसमें कुछ तरमीम होगी या रद्द-बदल होगा। और ये आवाम ने ये भी महसूस कर लिया है। आवाम से मुराद ये है कि जो लोग सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, और सियासी कारकुन जिनको कहना चाहिए, सियासी कारकुनों में ये बात आम हो गई है कि पीपल्स पार्टी ने अब आवाम के बजाय काफ लीग बनने का रास्ता अख्तियार किया है, और अपने इस नारे से अमली तौर पर दस्तबरदार हो गई है कि क़ुव्वत का सरचश्मा आवाम होते हैं। अब इसका जो नया नारा नज़र आ रहा है वो फिलासफी वो ये है कि क़ुव्वत का सरचश्मा सिलेक्टर होते हैं, और जो सिलेक्टर चाहेगा वही सिलेक्टर बनेगा। तो बिलावल साहब सिलेक्टेड बनने के लिए आमादा हो गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी सिलेक्टेड बनने की जो ख्वाहिश है वो जनूबी पंजाब में अवाम के सर्द महर रवैये की वजह से
رستے میں ٹوٹ گئی ہے، رستے میں بکھر گئی ہے، اور اب جو سارا ذمہ داری ہے اپوزیشن کرنے کی وہ مولانا فضل الرحمان پر ہے اور مسلم لیگ نون پر ہے، صرف دو جماعتوں پر۔ کچھ جو چھوٹی جماعتیں ان کی ہم سفر ہے، لیکن وہ ظاہر ہے بہت چھوٹی ہیں۔ جماعت اسلامی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی اور ایم کیو ایم بھی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ ان پر کئی قسم کے دباؤ ہیں جن کو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ دو پارٹیوں کی ذمہ داری ہے اور دو پارٹیوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم ہی اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کا جو فرض کفایہ ہے وہ ہم ہی نے ادا کرنا ہے۔ تو جد و جہد کا راستہ اختیار کریں گے تو یہ منزل ملے گی، لیکن جد و جہد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ان کو یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ اس وقت شہباز شریف کی پالیسیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون پہلے اختلافات کا شکار ہوئی اور اب اندرونی انتشار کا شکار ہو رہی، جس کے مظاہرے ہم اکثر حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر اور مختلف جو خصوصی خبریں آتی ہیں ذرائع کے حوالے سے ان کے ذریعے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ انتشار کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس انتشار کو روکنا اب شہباز شریف سے کچھ کہنا بیکار ہے، تو یہ نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مداخلت کریں، کسی نہ کسی طریقے سے مسلم لیگ کو منتشر ہونے سے بچائیں، کیونکہ یہ نقصان مسلم لیگ کا نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ اس موقع پر منتشر ہو گئی جس طرح کہ شہباز شریف کی کوشش ہے تو ملک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور آمریت جس کے قدم اکھڑتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پسپائی کے موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ موڈ نہیں کہا میں نے، موڈ کہا ہے۔ موڈ جو ہے وہ پہلے ان کا یہ تھا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے، لیکن اب جو ہے وہ ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، قدم زمین پر نہیں ہے، زمین پیروں کے تلے سے سرک رہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مسلم لیگ کا انتشار اور اپوزیشن کی بے عملی ان اکھڑتے ہوئے قدموں کو پھر سے جما دے، نواز شریف صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، آخر میں مریم نواز صاحب کی ریٹ کے بارے میں جو انہوں نے داخل کر دی ہے اور جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ وہ کچھ نئے شواہد پیش کرنا چاہتی ہیں، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ نئے شواہد وہ نہیں ہیں کہ جو انہیں بالکل حال ہی میں ملے، یہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھے اور اب انہوں نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کی لہریں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ جس دن یہ ریکارڈ عدالت میں پیش ہوا، بہت سارے لوگوں کی سٹی گم ہو جائے گی، بلکہ سٹیاں گم ہو جائیں گی، اور یہ استدعا جو ہے اس پر عمل درآمد کا انتظار ہے۔ اب دیکھیے یہ کب عدالت اس پر کوئی اجازت دیتی ہے وہ مواد پیش کرنے کا۔ تو جیسے ہی یہ کام ہوا آپ دیکھیے گا کہ کیسے فضا جو ہے ایک دم الٹی طرف میں زکند لگائے گی، اور حالات ایسے ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ تو ناظرین، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔